दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आप कैसे हैं? बढ़िया होंगे सब, मैं होप करता हूं। और आज आपको पता है एक नई न्यूज भी आ गई है कि कॉलेज और स्कूल ऑफलाइन हो रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए बहुत खुशी की खबर है, कुछ लोगों के लिए बहुत दुखी की खबर भी हो सकती है। कोई नहीं, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज आपको बताने वाला हूँ 11th क्लास की फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, इस चैप्टर को हम थोड़ा डिटेल में करेंगे क्योंकि इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। तो मैं इसको आपके बारे में बताता हूं। यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। चैप्टर जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स के अंदर कौन कौन सी उसकी ब्रांच है, और उसमें हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैकेनिक्स की अगर हम बात करें, मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स हमारी एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसपे हम चीजों के बारे में पढ़ते हैं। या तो मोशन में हो भी सकती है या वो रेस्ट पे भी हो सकती है, ठीक है। कोई ये मार्कर है, ये रेस्ट में भी हो सकता है, ये मोशन में भी हो सकता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो इसके अंदर और भी दो ब्रांचेस आती हैं, जिसका नाम है स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, ठीक है। इन चीजों के बारे में आपने पहले भी कभी सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या है स्टैटिक्स। बच्चों क्या है? ऐसा केस जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही। तो अगर कि हमारा न्यूटन ने बताया था, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th 10th में, कि जब तक किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगती वो रेस्ट में ही पड़ा रहता है, और जब तक वो मोशन में है, कोई फोर्स नहीं लग रही तो मोशन में ही रहता है। तो ऐसे इस केस में हो रहा है, ये रेस्ट में है और उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो इस केस में हमारी एफ नेट जो है 0 होगी, और एफ नेट 0 होने की वजह से, नेट फोर्स 0 होने की वजह से, वो जो बॉडी है वो हमेशा रेस्ट पे रहेगी। ऐसी बॉडीज के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को हम बोलते हैं स्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। ऐसी हमारी दूसरी ब्रांच आती है जिसका नाम है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? जब एक बॉडी है और उस बॉडी पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो उस बॉडी पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ उसमें मोशन होगा, मोशन होने से उसको कोई एक्सेलरेशन आएगी, जिसका नाम हमने दे दिया ए। तो ऐसी बॉडी जिसके बारे में कोई मोशन हो रहा है और हम उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमारी ऐसी ब्रांच फिजिक्स को हम बोलते हैं डायनेमिक्स। कौन क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन इज कॉल्ड एज डायनेमिक्स, एंड द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कॉल्ड एज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में नेट फोर्स हमारी होगी 0, एफ नेट जो है हमारे डायनेमिक्स में होगी नॉन जीरो। इतनी बात क्लियर है? आप पॉज करके इसको नोट कर लेना। अगला टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों, फिजिक्स में आती है हमारी एक टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? हमारी जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं हमारी साइंस में, फिजिक्स में, उसको हम बेसिकली बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। दो तरह की होती हैं, फंडामेंटल, जैसे एग्जांपल फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गई, बाकी सारी वेलोसिटी हो गई, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। पर इसका भी हमने बाइफर्केशन कर दिया है दो चीजों में, डिराइव्ड क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो हमारे तीन है, मास, लेंथ, टाइम। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को या फिर इनको ये लेके हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज हैं जो किसी दूसरे, दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकती। मतलब मास को लेंथ के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेंथ को टाइम के टर्म्स में, टाइम को मास के, और ऐसे ही हम इनमें से किसी को भी एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। पर जबकि जितने भी बाकी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम इसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी बेसिक जो हमारी जैसे घर बनता है ना, तो उसको हम बोलते हैं घर की जो नींव है, ऐसी ही हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज नींव है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है। ऑल द अदर फिजिकल क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो कि एक्सप्रेस करें हम उनको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में। एग्जांपल हमारा फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसमें मास और एक्सेलरेशन आ रहा है। फोर्स हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में। मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला।
जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे तब ये चीज और ज्यादा क्लियर होगी कैसे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली हमारे डायमेंशन क्या होते हैं? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन हमारे वो होते हैं जब हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज के कुछ पावर रेज होती है, तो उस पावर रेज को हम बोलते हैं डायमेंशन। फॉर एग्जांपल हमारी एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-2, क्योंकि ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो इसमें जो ये पावर रेज है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी को, इसको हम बोलते हैं डायमेंशन। इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, बताऊंगा अभी ये कैसे आया, क्या होता है। मैंने जस्ट एग्जांपल देने के लिए बताया कि डायमेंशन क्या होते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला बताता है ऑन व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स एंड द नेचर ऑफ डिपेंडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब एक जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड होती है, और वो डायरेक्टली डिपेंड है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बताता है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मैं बताऊंगा डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। डायमेंशनल इक्वेशन, when a physical quantity is equated to its dimensional formula, that is called as dimensional equation। जब एक फिजिकल क्वांटिटी को हम उसके डायमेंशनल फॉर्मूले में रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे फोर्स, फोर्स से पहले हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पे हमने बताया था फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है हमारी मास, लेंथ, टाइम। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल टाइम से। तो जैसे डिस्टेंस हमारा लेंथ होती है तो इसको हम लिखेंगे लेंथ अपॉन टाइम को टी से डिनोट करते हैं कैपिटल टी। टी को ऊपर ले जाऊंगा तो हमारा आएगा LT-1। ठीक है, अब इसको साइड में अगर ब्रैकेट लगा दूंगा एज ए स्क्वायर ब्रैकेट तो हम इसको बोलते हैं हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। जब हम इसको लेंथ और मास, लेंथ और टाइम के रूप में एक्सप्रेस करते हैं और साथ में हम उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, और इसकी अगर मैं स्पीड इज इक्वल टू ऐसे लिख दूं तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, नोट कर लेना इसको पॉज करके। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या यूज है और कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ हमारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में, हम कैसे उसको लिख सकते हैं। तो बच्चों स्पीड का हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक तरह की लेंथ होती है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा लेंथ अपॉन टाइम इज इक्वल टू LT-1। और जब मैं इसकी साइड में स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये बन जाएगा LT-1। और इसको सही तरीके से लिखने का मतलब होता है हमारा M0L1T-1। मतलब यहाँ पे m की पावर 0 है, मतलब यहाँ पे m का यूज नहीं हो रहा है। L की पावर 1, T की पावर -1, ये जो है हमारा बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। इस प्रकार हम डायमेंशनल फॉर्मूले को एक्सप्रेस करते हैं। अगला बात करते हैं हमारी लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी mv। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, मास को एज इट इज लिख दिया m इनटू वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा सेम स्पीड की तरह डिस्टेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की लेंथ है, इसलिए मैं उसको लिखूंगा m इनटू l अपॉन t, जो कि मेरा बन जाएगा m1L1T-1। ये मेरा बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। इज इट क्लियर? अगली बात करते हैं हमारा वर्क डन की। वर्क डन का फॉर्मूला होता है, फिर एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स होती है हमारी मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट हमारी एज इट इज हम इसको लिख लेते हैं। अब मास को, अच्छा एक्सेलरेशन का हमारा फॉर्मूला होता है, यही लिख देता हूं। एक्सेलरेशन होती है मेरी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है,
तो स्पीड अपॉन टाइम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो एक्सीलरेशन होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो मैं इसको लिख सकता हूं हमारा L अपॉन टी इंटू टी इज इक्वल टू L अपॉन टी की पावर 2। ठीक है, ये उठा के हम इसको यहां पुट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा मास इंटू एल टी माइनस 2 इंटू में डिस्प्लेसमेंट को L से डिनोट करते हैं तो ये आ जाएगा मेरा L1 मिला के हो गया हमारा M1L2 T माइनस 2। ये मेरा आ गया मोमेंटम का वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला M1L2 T माइनस 2। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया? एनर्जी या वर्क डन का। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेशर की। ये मैंने कवर कर दिया ज्यादा। प्रेशर हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का हमने नहीं निकाला, फोर्स का निकाल लेते हैं पहले। फोर्स होती है हमारी मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मैंने अभी बताया आपको LT माइनस 2 इंटू मास, ये हो गया मेरा M1L1T माइनस 2। ये उठा के यहां पुट करेंगे M1L1T माइनस 2 अपॉन एरिया मेरा होता है L स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर। किसी भी चीज का एरिया निकालते हैं लेंथ इनटू लेंथ करके। ठीक है, इसलिए L स्क्वायर होगा, इसको पुट करेंगे तो मेरा आ जाएगा M1L माइनस 1T माइनस 2। ये मेरा आ गया प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरह बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम किस चीज की होती है? लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ का क्यूब। तो यहाँ पे पुट करेंगे मास बाय L3, ये हो जाएगा मेरा M1L माइनस 3 T0। होप करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। M1L माइनस 3 T0, M1L2 T माइनस 2, M1L माइनस 1 T माइनस 2। यहाँ आया था हमारा M1L1 T माइनस 2, M0L1 T माइनस 1। इतनी बात आप सबको क्लियर होनी चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको क्लियर करूंगा। अगला टॉपिक आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ तो लिया, पर इसका फायदा क्या है? ये क्या हमारा वेस्ट पढ़ा है हमने? नहीं, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है हमारे फिजिक्स में। कैसे? 3 यूज है इसके अंदर। पहला है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर। एक सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे कि हमारे कई सिस्टम होते हैं इनके, केजीएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। ठीक है, तो हमारे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो एक इक्वेशन की यूनिट है उसको ट्रांसफर करने के लिए काम आता है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, अगली बात करते हैं भाई। अगली बात आती है इसकी टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन। एक इक्वेशन दी गई है हमें, उसको चेक करना है क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, क्या दोनों साइड उसके LHS और RHS में बराबर डायमेंशन है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये हमारी इक्वेशन है मोशन की। इसमें अगर बात करूं इसका और इस पर्टिकुलर दोनों अलग अलग सिस्टम की यूनिट, डायमेंशनल यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये हमारा चेक करता है कौन? डायमेंशनल फॉर्मूला का एनालिसिस। ठीक है, अगला इसका यूज है टू फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, सपोज मेरे पास फोर्स है, उसका फिजिकल क्वांटिटी मेरे को पता नहीं है कि उसके क्या एक्सप्रेशन आएंगे, तो उसको फाइंड करने के लिए हमारा ये यूज होता है। ठीक है, टाइम पीरियड हो गया और हमारा जो और भी कई सारी फिजिकल क्वांटिटी है उनका एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए ये हमारा यूज होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो पहला यूज क्या हो गया इसका? टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। ठीक है, अगला यूज क्या हो गया इसका? टू चेक करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन। तीसरा यूज क्या हो गया? टू फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेशन फाइंड करना, किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना और किसी यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो पहला यूज था हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का कि एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरी यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन ले लिया, कन्वर्ट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड को हम अगर किलोमीटर पर आवर में यूज करेंगे तो कैसे लेंगे, देखते हैं। हमें पता है स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारा m0L1T-1।
तो बच्चों हम जब इसको यूज करते हैं तो हम कुछ हमारा ऐसे स्टेप होते हैं, हमारे स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1। स्टेप 2 की बात करें, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हमें पहले पता है, हम इसको ट्रांसफर कर लो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, और 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे, पर मैंने लिख दिया। स्टेप 3, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, एक सिस्टम में हमारा 1 मीटर 1 मीटर, 1 सेकंड 1 सेकंड, N1 15, N1 का मतलब ये जो क्वांटिटी दी गई है 15। दूसरी तरफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड, और N2 ये हमें निकालना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, N1 इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू N2 इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला। तो N1 की वैल्यू 15, यहां पे लेंगे M0L1T-1 इन हमारे मीटर पर सेकंड सिस्टम में, और दूसरा हमारा N2 इंटू M0L1T-1, ये M1 L1 T1 M2 L2 T2 -1, यहाँ 15 इंटू में M0 का मैं 1 लेंगे, 0 नहीं लेंगे, 1 लेंगे, इंटू L1 की वैल्यू 1 इंटू T1 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू M2 की वैल्यू 1, L2 की वैल्यू हमने ले ली 1000 मीटर, 1000 इंटू T2 की वैल्यू हमने ले ली 3600। ये हमारा आ गया। यहाँ पे अब ऐसे ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। इट इम्प्लाइज 15 इंटू 15 अपॉन 1000 इंटू 3600 इज इक्वल टू N2। तो N2 की वैल्यू हमारी आ गई, यहाँ पे T की पावर -1, जो 3600 की पावर -1, ये जाके यहाँ पे 3600 की पावर -1, इसका मतलब 15 इंटू 3600 की पावर 1 अपॉन 1000, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15 इंटू ये 10, ये 5, 18, 15 इंटू 18/5 आएगा, और 5 से 3 गया तो 18, 18 इंटू 3 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने इसमें क्या करा, स्पीड को हमें 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना था। हमने पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया इसका, फिर हमने सिस्टम को डिवाइड कर दिया, 1 मीटर में 1 मीटर होता है, सेकंड में सेकंड, ठीक है। दूसरे सिस्टम में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 आवर में 3600 सेकंड। फिर हमने क्या किया, N1 जो हमारी वैल्यू दे रखी यूनिट की वो पुट करी इनटू डायमेंशनल फार्मूला, दूसरी तरफ हमने N2 इनटू डायमेंशनल फार्मूला पुट करा, फिर हमने 15 इनटू इसके डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर N2 इनटू इसके डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दिया। यहां था हमारा मीटर पर सेकंड, यहां था किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो N2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे मेरी N2 की वैल्यू आ गई 8×3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लिया है कन्वर्ट 108 किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड। लास्ट क्वेश्चन हमने लिया था मीटर पर सेकंड को कैसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें, पर यहाँ पे हम देखेंगे अब कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन की। सबसे पहले लिखेंगे इसका डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला इसका होता है M0L1T-1, ठीक है। बात करें फर्स्ट सिस्टम की, सेकंड सिस्टम। पहला सिस्टम हमारा कौन सा है, किलोमीटर पर आवर का, दूसरा सिस्टम हमारा मीटर पर सेकंड का। तो यहाँ पे L1 1 किलोमीटर है, यानी कि 1000 मीटर,
T1 1 आर है यानी कि 3600 सेकेंड। यहां पे बात करें L2 है हमारा 1 मीटर, T2 है हमारा 1 सेकेंड, N2 निकालना है, N1 की वैल्यू है 108। अगला स्टेप हम बात करें N1 N2 M1 0 L1 1 T1 -1 is equal to N2 M2 0 L2 1 T2 -1। ठीक है, N1 की वैल्यू 108 है, M10 यानी कि 1 इंटू L1 1000 मीटर इंटू 3600 पर सेकेंड। ठीक है, वही यहाँ पे N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड पर। ठीक है, ठीक है, तो N2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो N2 की वैल्यू हमारी आएगी 108 इंटू अपना 1000 अपॉन में 3600, क्योंकि ये -1 है, -1 नीचे जाएगा तो ऐसे, -1 नीचे जाएगा तो 3600 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 108 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे हमने देखा है किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करें, और पहले हमने देखा था मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करें। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि अब इसका जो दूसरी एप्लीकेशन है उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, ताकि मैं आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूं, क्योंकि बच्चों में इससे थोड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और कुछ अच्छा कर सकूं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे इसके आई के टॉपिक्स, जिसमें हमने इसका फर्स्ट एप्लीकेशन देख लिया, सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन और आगे आगे हम उसमें देखते जाएंगे। थैंक यू।